अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में ग्लासनोड ने पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उसने टेरा लूना के जो फियास्को है, उसका जो कोलैप्स है, उसका पोस्टमार्टम किया है। और उसकी रिसर्च ऑन चेन एनालिसिस को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त क्या हुआ। और अगर आप उसके ऑन चेन एनालिसिस रिसर्च को सारा समझेंगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो अभी भी टेरा लूना के टोकन्स में ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं। उनको ये पता चलेगा कि क्या लूना में इस वक्त ट्रेड लेना उनके लिए कितना रिस्की है, क्या उनको आने वाले वक्तों में फ़ायदा हो रहा है या कि उनको अभी की हुई ट्रेड पे उनको अफसोस हो सकता है। आपने टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, इसको मुख्तलिफ एंगल से इस वीडियो में दोबारा एक बार स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। और इसके अलावा बीटीसी की चार्ट की तरफ मैं अगर आप नज़र डालें तो ये डेली का चार्ट है बीटीसी का, और एक एक कैंडल एक एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम शो करवा रही है। और आप देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ना होने के बराबर है। उसको भी कोशिश करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या वजह है, बीटीसी से मुतल्लक इंथ्यूजिज्म, इसमें जो एक्साइटमेंट है वो कहाँ गुम हो गई है इस टेरा के क्राइसिस के बाद। वो सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लास रोड की जो पिछले हफ्ते की रिसर्च रिपोर्ट है, 3 मुख्तलिफ एंगल्स पे उन्होंने रिसर्च की है। एक तो यूएसटी लूना मार्केट डायनामिक्स के, उसके क्या मार्केट डायनामिक्स थे, लूना के साथ असल में हुआ क्या, यूएसटी की सप्लाई के साथ क्या हुआ, लूना की सप्लाई के साथ क्या हुआ, और कैसे लूना फाउंडेशन गार्ड के बीटीसी रिजर्व जो है वो डिप्लॉय किए गए, कैसे डिप्लीट हुए, कैसे वो वेस्ट हुए, वो सारा इन्होंने ऑन चेन एनालिसिस किया। वो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन डिटेल। मुख्तसर उन्होंने जो तीसरा यूएस, इसी दौरान आपको पता है कि टेथर का जो यूएसडीटी है वो भी थोड़ी देर पैज हुआ, डी पैज हुआ, लेकिन उसके विद इन 24 आवर वो दोबारा $1 के रेंज में आ गया। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या वजह है कि एक साइड पे एल्गोरिथमिक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन था, वो जब डी पैच हुआ तो वो उसकी वजह से उसकी रिकवरी नहीं हुई। जबकि यूएसडीटी जो है, जिसको सेंट्रलाइज, जिसके बारे में शेडी बिजनेस मैं भी आप लोगों को बहुत कहता आ रहा था कि ये मार्केट के जितने स्टेबल कॉइन है सबसे ज्यादा शेडी कंपनी ये है, सबसे ज्यादा मुश्तबा और कंसर्न वाला जो स्टेबल कॉइन है ये है, लेकिन इसे फौरन 24 घंटों में रिकवर कर लिया। उसके पीछे क्या वजह है उसको भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और साथ बीटीसी की प्राइस को भी इन्होंने डिस्कस किया। बीटीसी प्राइस इज ट्रेडेड डाउन टुवर्ड्स द रियलाइज प्राइस, कि बीटीसी इस वक्त जो अपनी रियलाइज प्राइस के पास ट्रेड हो रहा है, इसका क्या आउटकम हो सकता है। आपको इस प्राइस पे बीटीसी मूव हो तो क्या मार्केट में आपको इन होना चाहिए या आउट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये मुख्तसर 3 चीज़ें थी जो उन्होंने इस सारी रिपोर्ट का यूं समझ लें कि एक तरह का जिस्त अपना बयान किया था। अच्छा जी, सबसे पहले लूना और यूएसटी की प्राइस जो है, अगर आपको याद नहीं है मैं दोबारा बता देता हूँ। 9 तारीख को ये डिबैकल शुरू हुआ लूना टेरा की ब्लॉकचेन का। 9 तारीख को अचानक, अगर आप इस चार्ट पे जरा गौर से देखें तो लूना की प्राइस जो है 9 मई से बड़ी देर पहले से ही, तकरीबन यूं समझ लें कि 6 7 मई से तकरीबन लूना की प्राइस क्रैश होना शुरू हो गई थी। गो के उस वक्त वो जो क्रैश था उसको आप समझ लें कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम लूना की प्राइस तकरीबन $120 के करीब टच के उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो जिन लोगों ने नीचे से बाय किया था वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा रहे थे। तो ये जो लूना की प्राइस क्रैश आपको नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक यूएसटी के साथ नहीं है, इनके स्टेबल कोइन के साथ नहीं है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि यूएसटी जो है वो डीप एज होना शुरू हुआ। इसके पीछे मुख्तलिफ थ्योरीज थी, वो मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। कोई कहते हैं कि सीटाइडल, ब्लैक रॉक और जिमिनी, इन तीनों कंपनीज ने मिलकर प्लान किया कि इनके टेरा इकोसिस्टम को तबाह करना है। और फिर साथ साथ इसी दौरान डू क्वान ने $750 की एक डील की। फिर इसने कर्व फाइनेंस में, जहां पे यूएसटी की लिक्विडिटी थी स्टेबल कॉइन की, वहां पे उसने अपनी लिक्विडिटी निकाली। जब लिक्विडिटी निकाली, लिक्विडिटी थिन होने की वजह से ये जो मार्केट मैनिपुलेटर है इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने अपने फंड जब सेल किए तो यूएसटी की प्राइस डीपैच होना शुरू हुई। और एकदम यहाँ पे गौर से जरा देखें, जैसे ही 9 तारीख को यूएसटी की प्राइस पैज होना शुरू हुई,
और जैसे ही यूएसटी $1 से नीचे जाता है तो पीछे लूना की सप्लाई इंक्रीज होती है। लूना की सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसकी प्राइस क्रैश करती है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखना शुरू करें, जैसे जैसे यूएसटी की $1 पैच से प्राइस नीचे आती गई, लूना की प्राइस नीचे डंप होती गई। और इसके बावजूद ये देखें, जैसे ही यहां से क्रैश हुई है यूएसटी की प्राइस $1 से, उसके दौरान अब दोबारा पंप भी आपको नजर आ रहा है। ये जो पंप नजर आ रहा है, ये वो कोशिश थी टेरा जो फाउंडर्स हैं उनकी, टेरा की जो मैनेजमेंट है, ये उनकी काविश थी कि किसी तरीके से दोबारा यूएसटी को $1 पैच जो है वो किया जाए। लेकिन इस दौरान पैच करने के दौरान जो वो हरकतें कर रहे थे, उस हरकतों से पूरा ये इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। और हरकतें क्या थी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लूना और यूएसटी की सप्लाई कर्व का अगर आप चार्ट देखें, पिछले चार्ट में मैंने आपको बताया कि यूएसटी $1 पैच से 9 तारीख में गिरना शुरू हुआ, और जैसे ही यूएसटी की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हुई, 9 तारीख को उसकी सप्लाई जो थी तकरीबन 18.7 बिलियन थी। यानी जो 18.7 बिलियन उस वक्त यूएसटी था, और एक यूएसटी का मतलब $1 है, $18 बिलियन होना चाहिए था। उस वक्त लूना की सप्लाई सिर्फ 343 मिलियन यानी 343 मिलियन उस वक्त लूना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये इसकी सप्लाई यूएसडी की कम होती गई और लूना की प्राइस जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि लूना को की सप्लाई, लूना को सेल करना था, उधर से पैसा निकालना था, तो जाके उसको यूएसडी जो था उसको $1 पैच करना था। इसको उसको पैच करने के चक्रों में इस वक्त 9 तारीख को, अगर 15 तारीख के दरमियान, ये तकरीबन 5-6 दिनों का अगर फर्क देखा जाए, तो लूना की जो सप्लाई है, वैसे तो ये सारी की सारी वारदात, कहा यह जाता है कि 36 घंटों के अंदर अंदर ये सारा वाकया हुआ। लेकिन अगर इन 7 दिनों में देखा जाए तो लूना की सप्लाई 343 मिलियन से बढ़ के 6.5 ट्रिलियन हो गई। इस दौरान पीछे से मार्केट कैप भी अरबों डॉलर का मार्केट कैप था। जब यहाँ पे 9 तारीख में लूना का जो मार्केट कैप होगा वो मोर देन 30 बिलियन होगा, 30 बिलियन के करीब आगे पीछे होगा, या थोड़ा 2-4 अरब डॉलर ज्यादा होगा या 2-4 अरब डॉलर कम। 30 बिलियन से कम हो गए, एक तो मार्केट कैप भी कम हो गया, और मार्केट में सेल ऑफ होने की वजह से साथ इसकी सप्लाई भी 6.5 ट्रिलियन हो गई। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लूना की प्राइस है वो 0.0001 पे जाके कहीं ट्रेड हो रही है, जबकि यूएसटी की जो प्राइस है तकरीबन वो 12-13 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। अच्छा, लूना फाउंडेशन ने इस दौरान, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इसको $1 पैच करने के लिए काविश क्या थी कि इनके पास बीटीसी एज अ रिजर्व था। इससे पहले बीटीसी रिजर्व था, एवलांच इनके पास रिजर्व के तौर पे पड़ा हुआ था। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि इनके पास बीएनबी पे पड़ा हुआ है, बीएनबी और एवलांच अभी भी इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। और कल के बुलेटिन में मैंने बताया था कि अगर वो भी ये सेल ऑफ करते हैं तो मार्केट में एक तरह का और बेरिश एनवायरनमेंट होगा। तो इस दौरान जब ये सारा डिबैकल चल रहा था, 9 तारीख को इनके पास जो टोटल बीटीसी के रिजर्व थे वो 80,394 थे। इन्होंने पहली ट्रांजैक्शन की जिसमें इन्होंने 22,179 बीटीसी जिमिनी को सेल आउट किए। जिमिनी एक एक्सचेंज है, दो वो ट्विन ब्रदर्स का, उसको इन्होंने 750 मिलियन का बीटीसी दिया और बदले में $750 लिए ताकि वो $1 पैच को करें। यहाँ पे जो आपको यूएसटी की प्राइस दोबारा कभी पंप होती नजर आ रही है ना, वो मार्केट में बीटीसी फेंकते थे, वहां से पैसा लेके पीछे यूएसटी की डिमांड जो सप्लाई थी उसको काउंटर करने की कोशिश करते थे। फिर इन्होंने दूसरी ट्रांजैक्शन की अगले दिन 10 मई को, वो भी तकरीबन 30,000 बीटीसी इन्होंने सेल आउट करके 916 मिलियन इन्होंने दोबारा गैदर किया, वो भी इन्होंने इधर ही डबो दिया। फिर उसके बाद इन्होंने लास्ट ट्रांजैक्शन की 28,205। ये जो ऊपर वाली दोनों ट्रांजैक्शन थी, ये कहा जाता है कि इन्होंने जिमिनी एक्सचेंज में की, और जैसे इन्होंने सेल किया तो जनाब मार्केट में पैनिक हुआ तो बीटीसी डाउन, सारी मार्केट डाउन। तो उस दौरान इसका तो पैनिक ऑलरेडी चल रहा था, तो जब इन्होंने बीटीसी को सेल करके अपने आपको स्टेबलाइज करने की कोशिश की तो एक्चुअली इन्होंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारा। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन ये कहा जाता है कि ये इन्होंने बाइनांस में की। तो ये वो 3 ट्रांजैक्शन थी जिन ट्रांजैक्शन के बाद लूना के पास जो $3 बिलियन का बीटीसी रिजर्व था वो भी जाया हो गया। क्योंकि इसी दौरान जो जिमिनी एक्सचेंज है उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगे। उन्होंने कहा थी हमने तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की है, हम किसी साजिश में शामिल नहीं है। लेकिन
ग्लास नोट रिसर्च की जो ऑन चेन एनालिसिस है वो बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट बता रहा है। अगर ये चार्ट की तरफ आप देखें तो 8 मई को सारी एक्सचेंजेस पे जो बीटीसी का रिजर्व था तकरीबन 24,56,000 बीटीसी सारी एक्सचेंजेस के पास पड़े हुए थे। लेकिन अगर 10 मई को देखा जाए तो 2 दिनों के अंदर अंदर ये बीटीसी रिजर्व में 88,000 का इनफ्लो आया। ये इनफ्लो जो आया तो जाहिर बात है इसमें से 80,000 तो टेरा लूना का। ये दोनों रिसर्च रिपोर्ट, आप इन जो एक्सचेंजेस है इनकी पब्लिक स्टेटमेंट की तरफ ना जाएं, आप ऑन चेन एनालिसिस की तरफ देखें। ऑन चेन एनालिसिस में किस किस डेट को कितने कितने बजे ये ट्रांजैक्शन हुई और साथ उन एक्सचेंजेस के रिजर्व का भी ये सारा डाटा बता रहा है। तो ये वो डाटा है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता और ये बड़ी मुनज्जम साजिश करके टेरा के इकोसिस्टम को तबाह किया गया। आगे मैं मेरे साथ मुख्तसर मेरे साथ रहे, मैं इस दो कुछ आड़ आपके साथ शेयर करने के बाद आपको बताता हूँ कि मेरी नज़र में टेरा के इकोसिस्टम क्यों कोलैप्स हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसी दौरान जो यूएसडीटी है उसकी भी प्राइस डीपैज हुई, तकरीबन 95 सेंट पे गया। इस दौरान लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, लेकिन उन्होंने 24 घंटों के अंदर रिकवर कर ली। उसकी क्या वजह है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में ये टेथर का यूएसडी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि जैसे ही ये स्टेबल कॉइन का ये क्राइसिस आया तो ना सिर्फ लोगों ने कैपिचुलेशन की यानी नुकसान में अपना यूएसडी सेव किया ताकि वो जितना नुकसान कम कर सकें वो करें, बल्कि उन्होंने साथ साथ जो दीगर मार्केट के स्टेबल कॉइन्स थे उनसे भी पैसा निकालना शुरू किया। इसी क्राइसिस के दौरान टेथर की जो मार्केट कैप है वो 83 बिलियन से कम होकर 75 बिलियन हो गया। इसी तरह जो डाई है जो कि कोलेटराइज स्टेबल कॉइन है उसमें से भी तकरीबन 2 अरब डॉलर लोगों ने निकाली है। इसी तरह अच्छा कुछ लोग ऐसे कर रहे थे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वो यूएसडीटी से डाई से कन्वर्ट कर रहे थे यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में या बीयूएसडी स्टेबल कॉइन में। तो अपने सरमाए को या तो कुछ लोग सेव हेवन समझ के दूसरे स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर रहे थे या वो वहां से रिडम्पशन कर रहे थे, यानी वहां से अपने फंड्स को फियाट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब सवाल यह है कि लूना की जो यूएसटी उसका जो स्टेबल कॉइन है वो क्यों दोबारा $1 पैच नहीं हुआ, जबकि जिसके ये जो शेडी कॉइन है यूएसडीटी उन्होंने क्यों रिकवरी कर दी। मेरी नजर में अगर यूएसटी के रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ लूना रहता और वो अपने रिजर्व को मल्टी रिजर्व ना करते, उसमें बीटीसी ऐड ना करते, उसमें एवलांच बीएनबी और दीगर जो क्रिप्टो करेंसी हैं उसको रिजर्व ना रखते, सिर्फ उसी तरह रखते जिस तरह के लूना पहले था, तो आज आपको टेरा लूना की सारी ब्लॉकचेन उसी तरह, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है कि थोड़ी देर के लिए वो डी पैच होता था, फौरन वो दोबारा उसको $1 पैच पे ले आते थे। अब के बार इस तरह नुकसान इनको ये हुआ कि ज्यादातर इन्होंने रिजर्व रखा हुआ था वो रखा था बीटीसी में। अब जब आपने बीटीसी, जाहिर बात है उसको $1 करने के लिए अपने रिजर्व मार्केट में बेचने हैं तो आपने पैसा निकाल के उसमें डालना है ना। तो जब वो मार्केट में उन्होंने ऐसी करेंसी रख दी जिसके सेल ऑफ करने से मार्केट में और पैनिक आ गया, यानी वो $3 अरब का जब बीटीसी मार्केट में सेल किया तो मार्केट बीटीसी डाउन होने की वजह से सारी मार्केट में पैनिक हुआ। जब मार्केट में पैनिक हुआ, इसमें तो बीटीसी के पैनिक होने से पहले पहले इसमें पैनिक था, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ने जो मार्केट से आउट होने की कोशिश की इन्हीं के क्रिप्टो करेंसी से की। तो मेरा मानना यह है कि ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के फेलियर की मेन वजह ही इसको बीटीसी को एज अ रिजर्व रखना है। जो डाई है उसके मतलब इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डाई जो है वो भी मल्टी एसेट है, वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कोई नहीं है। आपको इस चीज को समझना चाहिए। 3 किस्म के मार्केट में जो है तीन किस्म के मार्केट में स्टेबल कॉइन्स है। एक को सेंट्रलाइज कॉइन बोलते हैं जैसे यूएसडीसी है, उस यानी जितने उसमें टोकन प्रिंट होते हैं उसके बदले पीछे उतने ही डॉलर होते हैं, फियाट करेंसी होती है। जबकि दूसरा एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होता है जैसे कि टेरा का ये यूएसडी है, जैसे कि ट्राउन का यूएसडीडी है, जैसे नियर का यूएसएन है। ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, यानी इसके पीछे जो है एक खास टोकन जो है इसकी सप्लाई को $1 पैच रखने के लिए वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक बर्निंग और मिंटिंग का मैकेनिज्म होता है। जबकि एक तीसरा स्टेबल कॉइन होता है जिसको कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन बोलते हैं, जैसे कि डाई है। यानी अगर आपने डाई लेना है तो उसके बदले में आपको, चूंकि वो इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाला स्टेबल कॉइन है, तो बदले में आपको इथीरियम या ऐसे क्रिप्टो करेंसीज कोलेटरलाइज रखना पड़ेगी जो कि जिनको वो सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 किस्म के
स्टेबल कॉइन्स हैं। और मेरी नज़र में टेरा की जो कोलैप्स है उसकी मेन वजह बीटीसी को एज अ रिजर्व रखना था। अब आपके लिए तो एक दो न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मार्केट में ये न्यूज़ शेयर की जा रही है कि शायद डू क्वान को अरेस्ट कर लिया गया। डू क्वान को अरेस्ट नहीं किया एक्चुअली। जो डू क्वान टेरा का फाउंडर है वो साउथ कोरियन है। और इनकी जो टेरा लैब है वो बज़ाहिर तो उन्होंने इंडोनेशिया, मेरा ख्याल है सिंगापुर में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। सिंगापुर या इंडोनेशिया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन चूंकि वो साउथ कोरियन है, साउथ कोरिया का शहरी है, तो वहाँ के सियासतदान ने उसको कहा है कि आप पार्लियामेंट के सामने आके पार्लियामेंट की हेयरिंग होगी कि भाई आपका जो सिस्टम क्यों कोलैप्स हुआ। और उसमें जो सियासतदान है वो सारा जायजा लेंगे कि क्या इससे इसके पीछे को मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, कोई स्कैम या फ्रॉड करने की कोशिश नहीं है। तो मेरा ख्याल है अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक डू क्वान को अरेस्ट वगैरह तो नहीं किया, लेकिन हाँ वहाँ के सियासतदान जो और वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो लाजमी इसकी तहकीकात करने में इंटरेस्टेड रखती हैं। डू क्वान के साथ साथ वहाँ की एक एक्सचेंज है अपबिट, उसको भी उन्होंने नोटिस जारी किया कि भाई जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आपने ट्रेडिंग बंद क्यों नहीं की। ठीक है, इसके अलावा इसी क्राइसिस, जब ये क्राइसिस चला था तो इसी दौरान जो टेरा की लीगल टीम है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। तो अब आपका मेन सवाल कि क्या आपको टेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरी नज़र में इस वक्त जो जो बंदा लूना टोकन बाय कर रहा है या वो यूएसटी टोकन बाय कर रहा है वो मोर देन 99% रिस्क ले रहा है। उसकी वजह यह है कि डू क्वान ने नए टोकन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि हमने फोर्क करके एक नया टोकन लॉन्च करना है, यानी ये जो अभी आप टोकन खरीदेंगे ये टोकन आपके लूना क्लासिक हो जाएंगे। यानी ये आपके वो वाले टोकन नहीं होंगे जो फोर्क के बाद उन्होंने जहां रीइंबर्समेंट करनी है। गो के डूक्वान ने ये कहा है कि हम जो एयर ड्रॉप करेंगे वो एक्सचेंजेस पे भी करेंगे, यानी जो ऑन एक्सचेंजेस और ऑफ एक्सचेंजेस अगर आपके 9 मई से पहले पहले फंड्स पड़े हुए थे तो आपको वो रिफंड करेंगे। 9 तारीख के बाद खरीदारी करने वाले बंदों को के लिए 99% मैं कह रहा हूँ आपका नुकसान है। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप कोई अच्छी प्राइस में, इवन प्राइस में भी अगर आपको कोई मिलता है सेल का मौका तो आप सेल करके इसके टोकन से बाहर आ जाएं। अगर आपने खरीदारी करनी है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अपना पैसा ज़ाया ना करें, इतना ज़्यादा रिस्क ना लें। जो लोग ये समझते हैं कि लूना की प्राइस 000 की तरह है, तो अगर ज़रा सा भी एक ज़ीरो भी कम होता है तो हमें कई गुना प्रॉफिट हो सकता है, वो बिल्कुल रिस्क ले रहे हैं। इस सप्लाई थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर ये जो डू क्वान है, टेरा लैब है, अगर पुरानी ही ब्लॉकचेन को आगे कंटिन्यू करती है और लूना, जैसे कि बाइनांस के सीजी ने रिकमेंड किया कि आप लूना को बर्न करें, फोर कोई सोल्यूशन नहीं है, नया टोकन नया वर्जन 2 बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है, आप पुराने ही को बर्न करें टोकन को। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर ये बर्न कर भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन अगर ये बर्न कर भी लेते हैं तो आपको क्या उसमें बेनिफिट होगा। लूना की प्राइस अब सिर्फ उसी वक्त पंप करेगी अगर उसमें मजीद सरमाया आएगा। तो क्या आप समझते हैं कि जितना ये ट्रस्ट मार्केट में लूज कर गया है, क्या आपको बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े इदारे जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, वो दोबारा इसके ऊपर रिस्क लेंगे? मैं नहीं समझता ऐसा होगा। गो के इस दौरान जो टेरा की अपनी कम्युनिटी है, जो छोटे छोटे रिटेलर हैं जिसके $50, $100, $500, 1000, 2000, इवन 5000, $10,000 वाला इन्वेस्टर भी आपको नजर आएगा, लेकिन आपको मिलियंस डॉलर वाला इन्वेस्टर ढूंढने में मिलेगा। चूंकि इन्होंने ट्रस्ट लूज कर दिया, कंपनीज ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर चुके हैं, वो मजीद इसमें इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपको प्राइस में भी इतने बड़े पंप नहीं नजर आएंगे जिनकी आप तवक्को रख के बैठे हैं। तो इस वक्त टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क खाली नहीं है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आपको जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको जहन में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा जी, आप आते हैं बीटीसी का। शायद मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना होने के बराबर है। अब क्यों ये ऐसा हो रहा है? ग्लास नोट रिसर्चर के मुताबिक उनका कहना यह है कि मार्केट का जो नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है इस सारे टेरा डिबैकल के अंदर, जब इन्होंने भी अपना $3 बिलियन का सेल ऑफ किया तो इस दौरान तकरीबन 2.5 बिलियन का लोगों ने रियलाइज लॉस जो है वो बेयर किया। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बीटीसी महंगे दामों बाय किया था, जैसे ही पैनिक हुआ तो उस पैनिक से वो मजीद नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नुकसान में सेल आउट किए। तो सबका जब
नुकसान एग्रीगेट किया जाता है तो 2.5 बिलियन का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले जो हिस्टोरिक नुकसान हुआ था वो पिछले साल जून में हुआ था, जब 3.4 बिलियन लोगों ने रियलाइज लॉस जो है वो बर्दाश्त किया था। तो इस वक्त जो है लॉस भी लोगों ने अच्छा खासा बर्दाश्त किया है। और जो जो मार्केट की बीटीसी की प्राइस है, इसको जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बीटीसी की प्राइस ने अपना बॉटम देख लिया है या नहीं, उस वक्त तक आपको यकीन नहीं होगा कि मार्केट यहां से अब ऊपर पंप करेगी। मार्केट के बॉटम को देखने के लिए एक इंडिकेटर है बहुत अहम, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है बीटीसी का रियलाइज प्राइस। रियलाइज प्राइस और मार्केट प्राइस, या ये क्या चीज होती है, इसको आम जुबान में समझने के लिए आप यूं कह लें जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट और होता है जबकि मार्केट रेट और होता है। तो बीटीसी का ये जो रियलाइज प्राइस है, ये यूं समझ लें कि बीटीसी की सरकारी प्राइस है, जबकि जो मार्केट प्राइस है वो हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से नजर आता है। तो बीटीसी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त अपनी रियलाइज प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रहा है। कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि जब तक बीटीसी अपनी रियलाइज प्राइस को टच करेगा नहीं करेगा, उस वक्त तक हम इतमाद के साथ नहीं कह सकते कि बीटीसी ने अपना बॉटम जितना देखना था देख लिया, अब बीटीसी ऊपर ही जाएगा। तो इसी वजह से ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ऑन चेन डाटा है, इसको देखते हुए मार्केट में आपको बड़े बड़े सरमायाकार ट्रेडिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तो ये है कि बीटीसी को वो समझते हैं कि रियलाइज प्राइस को जब टच कर ले तो फिर वो बाय करें, और उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है कि जब वो रियलाइज प्राइस को टच कर लेगा, जो कि $24,000 की रेंज में बनती है, ये भी जरूरी नहीं है कि उसको टच करने के फौरन बाद जो ऊपर चले जाएगा। ये ग्लास नोट का एक डाटा है जिसमें वो कब कब मार्केट ने अपनी रियलाइज प्राइस को टच किया और कितनी देर वो उसी रियलाइज प्राइस पे ट्रेड होता रहा, ये उसका सारा डाटा है। 2011 में जो बीटीसी की रियलाइज प्राइस थी वो $205 थी। इसी प्राइस के ऊपर तकरीबन 114 दिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो ट्रेड होती रही। इसी तरह 2014-15 में जो रियलाइज प्राइस थी वो $692 थी, और $692 पे 299 तकरीबन 300 दिन इसी प्राइस रेंज पे बीटीसी पूरा एक साल जो है वो ट्रेड होता रहा। इसी तरह 2018 2019 में 133 दिन इसी प्राइस रेंज में, जबकि जो 2019 और 2020 वाली जो रियलाइज प्राइस पे बीटीसी ने टच किया था, वो 7 दिनों के अंदर मार्केट दोबारा पंप होकर ऊपर चलेगी। अभी जो है बीटीसी की रियलाइज प्राइस पे प्राइस ने टच नहीं किया। अगर टच करेगी तो मार्केट में मुझे ऐसे लग रहा है कि नया पैसा आएगा, तो मार्केट जो है होपफुली चंद दिनों तक आगे पंप कर सकती है। और जैसे कि मैंने कल के आपको बुलेटिन में मार्केट की कुछ फंडामेंटल चेंजेस बताए हैं, जिसमें मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स रीजंस बताई हैं जो ग्लोबली हो रही हैं, जिस वजह से शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा 6 माह 1 साल आपको शायद बीटीसी की प्राइस अगर यहाँ से नीचे क्रैश नहीं करती, जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं सारे ऑन चेन एनालिसिस को या फंडामेंटल्स को मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद बीटीसी की प्राइस जो है वो 20,000 से नीचे डंप नहीं करेगी। मैं शायद का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद मेरी वीडियो बनाने के बाद कौन से ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं कि मार्केट मजीद क्रैश हो जाए। क्रैश के चांसेस कम है, मार्केट के ज्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट शायद आइंदा 6 माह 1 साल 2 साल के लिए साइडवेज मूव हो। साइडवेज के लिए जो प्राइस रेंज मेरी नजर में आ रही है $20,000 से लेके $40,000। अब अगर तो ये है साइडवेज मेरी असेसमेंट। अगर कोई ऐसे फंडामेंटल चेंजेस आते हैं जो कि मार्केट को बुलिश करते हैं, तो उसके बाद फिर ये 40,000 की प्राइस जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगी, तो फिर प्राइस जो है वो ऊपर जा सकेगी।